अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। पाकिस्तान की माशी मसाइल में एक बड़ा मसला पावर सेक्टर के मसाइल हैं जो हर दौर में हमने देखा कि बढ़ते गए और कुछ खदशात अब ये भी हैं कि पाकिस्तान की मईशत और पावर सेक्टर्स के मसाइल जो हैं वो बड़ी मुश्किल से एक साथ अभी चल सकते हैं। मईशत को दुरुस्त सिंध पर लाने के लिए एनर्जी के शुबे को बेहतर करने की अशद ज़रूरत है। IPP से होने वाले मुआहदे हुकूमत के लिए दर्दसर हैं। हुकूमत माहाना बुनियाद पर IPPs को 80 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट दे रही है, जबकि ये पैसे बिजली सार्फिन से बिजली के बिलों में भी वसूल किए जाते हैं और ये रकम कोई मामूली रकम नहीं है। बिजली के बिल में 24 रुपए फ्री यूनिट इजाफी चार्ज किए जाते हैं। सिर्फ एक ये मामला नहीं है बल्कि शुबे में एक बड़ा मसला बिजली चोरी का है और मुल्क में इस वक्त सालाना 589 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। पेस्को और कबायली इलाकों में 137 अरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। सिंध के अंदर कराची के अलावा 51 अरब रुपए, पंजाब में 133 अरब रुपए, बलूचिस्तान में 100 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। पेशावर, मर्दान, डी खान, नौशहरा, चारसदा, वहां पर 65 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। इन परेशान कुन आदादोशुमार ने वजीर तवानाई को बिजली चोरी को माशी दहशतगर्दी से तशबीह देने पर मजबूर किया। बिजली चोरी के वाकयात को रोकने के लिए हुकूमत ने सख्त इकदाम लेने का फैसला किया और अब तक ऐसी मुतअद्दिद कार्रवाइयों से मुल्क भर में 103 अरब रुपए की रिकवरी भी हुई और 83,000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। हुकूमत ने बिजली चोरी रोकने के लिए अब मजीद सख्त इकदाम उठाने का ऐलान भी किया है। हमारे ही प्रोग्राम में 5 अप्रैल को वफाकी वज़ीर सरदार अवैस खान लगारी ने बिजली चोरी में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का इंदिया दिया था। FIRs और अंदर होना सिर्फ जो क्लाइंट्स और कस्टमर्स हैं उनके खिलाफ नहीं होंगी। इस दफा हमारे अपने अफसर जिन फीडर्स के ऊपर चोरी ज्यादा हो रही होगी उसका जो इंचार्ज अफसर होगा उसके खिलाफ भी हम लोग क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेंगे। 60 अरब रुपए के हम तकरीबन मीटर्स ट्रांसफार्मर्स पे लगाने लगे हैं। इस वक्त हर फीडर पे मीटर है। जिस फीडर पे बहुत ज्यादा लाइन लॉसेज है उसको हम बंद रखते हैं बहुत सारी देर ताकि लॉसेज की वजह से ज्यादा उसके ऊपर मतलब वहां पे बिजली की तरसील नहीं होती। हाँ, बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स हैं उस फीडर पे सही काम कर रहे हैं, वहाँ लॉसेज नहीं है। अच्छा, तो हम लोग अब इस लॉस मेकिंग कम्युनिटीज जो हैं उनको हम श्रिंक करेंगे। बिजली चोरी के बाद एक और बड़ा मसला पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा है जो कई अदवार से जूं कतू है और वह वज़राए आज़मों के लिए दर्द-ए-सर बना रहा। बानी PTI ने अपने दौर में कहा था कि इस पर मसले पर बात करते हुए उन्होंने ये बात की थी कि पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे को इंतहाई उन्होंने परेशान कुन करार दिया था, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने के बाद अपने पहले खिताब में पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों को कांटों भरा चैलेंज करार दिया था। गर्दिशी कर्जे की बात करें तो इस वक्त इस शुबे के गर्दिशी कर्जा जो है 2600 अरब रुपए है। गर्दिशी कर्जे के मुकाबिल वसूलियों का हजम 1.074 ट्रिलियन रुपए है। इनमें से सरकारी इदारों और तंजीमों पर 70 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं, जबकि गुज़श्ता छमाही में 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर 976 अरब रुपए के वाजिबात थे। इनमें से पेस्को की बात की जाए 120 अरब रुपए, ट्राइबल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो टेस्को है 54 अरब रुपए, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के जिम्मे 141, सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के जिम्मे 165 और कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के जिम्मे 496 अरब रुपए हैं। 5 अप्रैल को ही सरदार अवैस खान लगारी ने इस शुबे के अखराजात को कम करने के हवाले से हमारे प्रोग्राम में चंद ऐलानात भी किए थे। जब तक हम अपनी जनरेशन कंपनीज हुकूमत की, आपको पता है जो ट्रैश कंपनीज है ना, जो सिर्फ खाली इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, प्रोड्यूस नहीं कर रही है, हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत, 7.5 अरब रुपए सालाना आप उनकी तनख्वाहें सिर्फ उसकी चौकीदारी करने के लिए दे रहे हैं। वो ट्रैश इक्विपमेंट है। वो इसी अगले महीने में प्राइम मिनिस्टर की इजाजत लेके उसको हम जी सेल ऑफ करके और उस 7.5 अरब रुपए के एम्प्लॉइज जो सालाना हमारे पर बोझ है उनको हम उनके बेनिफिट्स दे के उनको हमें फारिग करना पड़ेगा। हुकूमत को इन मसाइल का इदराक भी है और बिजली की कीमतों में होने वाले इजाफे से अवामी रद्द-ए-अमल का इल्म भी है। बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक पहुंच चुका है, जिसके अलावा 18% GST, 3.4 रुपए फाइनेंस सरचार्ज, सेमाई एडजस्टमेंट की मद में 3.3 रुपए और रवा माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 3.32 रुपए भी अदा करने होते हैं। लेकिन आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के प्रोटेक्टेड सारिफीन उनके लिए आर्जी रिलीफ का ऐलान किया। ये रिलीफ सिर्फ 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को के लिए दिया गया है। 50 अरब रुपए हमने मुख्तस किए हैं और 94% जो हाउस होल्ड्स हैं या
घरेलू सार्फिन हैं उनको इसका फायदा पहुंचेगा 4 रुपए से लेकर 7 रुपए फी यूनिट। इससे इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि जो जायज एक मुतालबा है आम आदमी का वो इंशाल्लाह पूरा होगा। बिजली की कीमतों में होने वाले इजाफे के बाद ये रिलीफ कितना सूदमंद साबित होगा? क्या प्रोटेक्टेड सार्फिन के अलावा बाकी सार्फिन के लिए कोई भी हिकमत अमली पाइपलाइन में है? और पावर सेक्टर के इन मसाइल को कंट्रोल करने के लिए हिकमत अमली तो हुकूमत ऐलान कर रही है, बनाई है, लेकिन ये होगा कैसे? तमाम उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर तवानाई जनाब सरदार अवैस खान लगारी साहब। सरदार साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो सर ये जो 200 से कम प्रोटेक्टेड सारिफीन और तकरीबन 3 महीने तक और इनको जो रिलीफ दिया जाएगा, आई थिंक आप करेक्ट कर सकते हैं मुझे अगर फिगर गलत है, 50 अरब रुपए तक का। एक तो ये पैसे जो हैं कहाँ से आएंगे? दूसरा जो एक अहम मसला था जिस पर वज़ीर आज़म साहब ने आपको हिदायत भी जारी की थी, ओवर बिलिंग, यानी 200 तक रिलीफ है तो बेचारों के बिल को 201 और 202 यूनिट बना के डबल कर दिया जाता है, और उन्होंने कहा था कि जो इसमें मुलव्विस हैं गिरफ्तार करें उन्हें। जी सरदार साहब। जी बहुत शुक्रिया आदिल भाई, आपने मुझे इनवाइट किया। एक तो जो रिलीफ दिया गया है वो तकरीबन 50 अरब रुपए का है, और हमने अपने बजट के अंदर जो फिस्कल स्पेस थी, जो मुख्तलिफ वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, उनको शायद उनके ऊपर पेट के ऊपर पत्थर बांध के, और इस वक्त तकरीबन कोई 2.5 करोड़ जो हाउस होल्ड्स हैं, जो घर हैं, जिनके कनेक्शंस हैं, जिनके पीछे ख़ानदान हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और बहुत लो इनकम ग्रुप्स हैं और उनको महंगाई की वजह से और भी मुश्किलात आ रही हैं, तो उनको ये रिलीफ तकरीबन उनके ऊपर 50 अरब रुपए का बोझ, जो कीमतें बढ़ने से पड़ रहा था, अगले 6 महीने के लिए जो बोझ कायम दायम रहना था, तो उसमें सबसे ज़्यादा बिजली के जो इस्तेमाल के महीने हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आवाम की इस बात को रिकग्नाइज़ करते हुए और मुकम्मल तौर के ऊपर अपनी आवाम के लिए ये रिलीफ का पैकेज अनाउंस किया है। दूसरा जो जनाब अभी आपने बात फरमाई कि आपने क्या जी दूसरी बात फरमाई, ओवर बिलिंग का जो आपने फरमाया, ओवर बिलिंग का हमारा ये है कि जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं उनकी डेफिनेशन क्या है समझने की ज़रूरत है। जो कंज्यूमर 6 महीने 200 यूनिट से कम रहता है वो प्रोटेक्टेड की कैटेगरी में आ जाता है। तो हर साल हमारे तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अंदर इस किस्म के कंज्यूमर्स बाकायदा गर्मियों में प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के अंदर कमी आती है, क्योंकि वो गर्मी ना बर्दाश्त करके इन महीनों के अंदर 200 से ऊपर जाते हैं। यह हर साल का जी डेटा है। और जो सर्दियों के महीने हैं उसमें ये कंज्यूमर्स की तादाद बढ़ जाती है। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हीट वेव आई और मई के महीने में लोगों के बेचारों जिनका एक पंखा और एक लाइट होता है वो भी मजबूर हो गए पंखे का ज़्यादा इस्तेमाल करने, चाहे वो लू जितनी जी गर्म हवा क्यों ना फेंक रहा होता। उसकी वजह से भी कई कंज्यूमर्स ऊपर गए हैं। इसमें हमारी जो कंपनीज़ हैं उनका लोगों को 200 के बिल से ऊपर लेके जाना, 200 यूनिट का, उनकी अपनी जेब या उसकी जो चोरी है या बिजली चोरी के सिलसिले में ऑफिसर्स को फ़ायदा पहुंचना, इसका कोई ख़ास इंसेंटिव नहीं है। लेकिन फिर भी हम मुकम्मल तौर के ऊपर अपने मिनिस्ट्री से हट के हमने वज़ीर आज़म साहब को गुजारिश की और उन्होंने मेहरबानी की और सख्ती से जो नेपरा है, रेगुलेटर है जिसका काम है इस किस्म का ऑडिट करना, वो हम एक आज़ाद बिल्कुल तरीके से ऑडिट करा रहे हैं। उसका आगाज़ हो चुका हुआ है, अगले 2-4 दिनों में उसकी रिपोर्ट आएगी और जिसने भी ये इस किस्म का अगर कोई जुर्म किया होगा तो ना सिर्फ उसे सख्ती से जाएगा बजाय, बल्कि जो लोगों के जो उनसे हक उनका छीना गया वो भी हम पूरी अमानत के तौर पे उनके हाथ में, हर गरीब के हाथ पे पहुंचाएंगे। ठीक, अच्छा मुझे अवैस लगारी साहब ये बताइएगा, आपने इससे पहले जो हमारे प्रोग्राम में आए थे आपने इंचार्ज ऑफिसर्स की बात की थी कि उनके खिलाफ एफआईआर होंगी, बिजली चोरी अगर कहीं पे हो रही है, फिर आपने नेट मीटरिंग की बात की थी।
अब तक उस फ्रंट पे क्या हुआ, क्योंकि अभी भी बिजली चोरी वाला जो मामला है, इट्स स्टिल अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। जी हाँ, बिजली चोरी आदिल साहब, जहाँ जिन जिन एरियाज़ के अंदर बिजली चोरी हो रही है वहाँ कुछ बेहतरी आई है। कुछ इलाकों में जहाँ सूबाई हुकूमतों ने हमें कुछ सपोर्ट करना शुरू किया है, जो हमारी तवक्कुआत थी उसके मुताबिक नहीं हो रहा। और उसकी एक और वजह भी है, बदकिस्मती से हम वजारत में बैठ के इन कंपनियों को जो संभालने की कोशिश की, एक रविश है हमारी, वो मैं पहले दिन से कह रहा था कि वजारत का इन कंपनियों को चलाने से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, और इनकी अपनी कंपनी के बोर्ड्स हैं, वहाँ ज़िम्मेवार लोगों को बिठा के और उनके ज़रिए हमें रिज़ल्ट लेने होंगे। आपके इदारे में जहाँ आप काम करते हैं, ये अगर प्रोग्राम जो आप माशाल्लाह इतनी अच्छी तरीके से कंडक्ट करते हैं, ये अगर आप जैसे लोग ना कंडक्ट करें और ऐसे प्रोफेशनल्स करें जिन्होंने ये कभी प्रोफेशन में हिस्सा नहीं लिया, तो उसका साफ फ़र्क ज़ाहिर पता चलेगा। तो हमारी जो बोर्ड्स नए लगाने की जो काविश है, वो पिछले 1-1.5 महीने से कुछ कोर्ट्स के अंदर और कुछ स्टेज के ज़रिए फंसी हुई है, और हम कल कौमी असम्बली के अंदर इस मरहले को अबूर करने के लिए मुश्किल को एक बाकायदा कानून साजी भी कर रहे हैं कल इंशाल्लाह, जिसके बाद हमारे बोर्ड्स इन प्लेस आ सकेंगे, और उन लोगों को जो हम बोर्ड्स में लेके आ रहे हैं उनके ज़रिए हर कंपनी की तह तक पहुंच के और हर फीडर जो कि चोरी जहां हो रही है वहां बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन ला के हम अगले 4 से 6 महीने में इंशाल्लाह इस पाकिस्तान की आवाम के सामने इसके रिज़ल्ट रखने की पोजीशन में इंशाल्लाह होंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। अच्छा लगाई साहब, एक दूसरी बात, ये जो आपने बोर्ड्स की बात की और इन लोगों की बात की, हर जो सियासी जमात गवर्नमेंट में आती है वो अपने लोगों को बिठा देती है इन बोर्ड्स के अंदर। PDM की जो गवर्नमेंट आई थी जिसमें आपकी जमात भी शामिल थी, मुझे ज़ाती तौर पर पता है, एटलीस्ट खैबर पुख्तूनख्वा की बात, प्योरली पॉलिटिकल उनके ऑफिस बेरर्स जो हैं वो उधर बैठ जाते हैं, और फिर उसके बाद जो तबाही मचती है आपको पता है। कम से कम इस चीज़ को तो आप रुकवा सकते हैं ना। इस दफ़ा कोई जी मेरा और तुम्हारा बंदा नहीं है, इसकी मैं आपको पहले भी नहीं इंशाल्लाह जी गारंटी देता हूँ। नहीं, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं ऐसी एक जी मुहावरतन अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें इस दफ़ा मेरा और फलां का कोई बंदा नहीं है, सब अल्लाह के बंदे हैं, और इंशाल्लाह अपनी काबिलियत की बुनियाद के ऊपर और कंपनीज को चलाने की सकत रखने की बुनियाद के ऊपर उनको रखा जा रहा है इंशाल्लाह। ठीक, आपने लगाई साहब एक बात की कि बिजली चोरी जो है वो माशी दहशत गर्दी है। अब ये एक इशू तो है, अभी इस वक्त फिगर्स जो हैं थोड़ा सा अगर आप हमें बता दें कि कहाँ पे लॉसेस ज़्यादा हैं, कहाँ पे थोड़े कम हैं, लेकिन एटलीस्ट 4-5 जगह तो ऐसी बताएं कि जहाँ पे मतलब जो भी वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। मैं आपको बताता हूँ जी, जो पंजाब का सूबा है उसमें गालिबन राजनपुर, देरा गाजी खान, कसूर, कुछ एरियाज़ बखर के हैं, कुछ एरिया मियाँ वाली के हैं, कई अटक में भी हैं और ज़िलों में भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं एरियाज़ के अंदर जो लाइन जी लॉसेस हैं ये हमें ज़्यादा हम फेस करते हैं। हैदराबाद और सक्खर की जो रीजन है वहाँ भी हमारे लाइन लॉसेस बहुत हैं, और पेशावर के अंदर भी, और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ये मुसीबत नहीं है, कई पॉकेट्स हैं। आपका हज़ारा बहुत अच्छा है, रेवेन्यूज़ अच्छे देता है, पेशावर के शहर के अंदर बहुत हाई लॉस फीडर्स हैं, मर्दान के शहर के अंदर है, देहात में कई फीडर्स ठीक हैं। तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुख्तलिफ़ कल्चर बन चुके हुए हैं। इन कल्चर्स को ब्रेक करना सवाए एक टफ बैठ के उसको एक सख्त तरीके से इम्प्लीमेंट किए बगैर नहीं हो सकता, और हर फीडर को एक बिज़नेस यूनिट के तौर पे और हर ट्रांसफार्मर को बिज़नेस यूनिट के तौर पे हमारी कंपनीज़ को देखना होगा, और उसके ऊपर फुल फोकस करके ख़र्चा करना होगा उसके ऊपर कि यहाँ मैं 10 और चौकीदार बिठा दूँगा क्योंकि उनकी तनख्वाह जो है वो मेरे नुकसानात से ज़्यादा नहीं है।
तो हम एक फोकस्ड अंदाज में हर बिजनेस, और ये इन्हीं बोर्ड्स का काम होगा। मैं आज ऑर्डर तो पास कर लूँगा कि ऐसा होना चाहिए, उसको रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर कौन देखेगा? मैं वज़ीर हूँ, मेरे सेक्रेटरी जो हैं, हमारा बेसिक काम पॉलिसी मेकिंग है। जो और पावर सेक्टर के अंदर आईपीपीज़ के आपने इशू कहा, ट्रांसमिशन के लॉसेस कहा, किस तरह आईपीपीज़ को फारिग करना है अपने प्रोफाइल से, किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है, प्राइवेटाइजेशन कैसी होगी, उसके लिए माहौल कैसा बनाना होगा, ये हमारा काम है असली। इन कंपनीज़ को चलाना इन बोर्ड्स का काम है। और बदकिस्मती से जी माजी में बोर्ड्स का भी सिर्फ कसूर नहीं रहा, हमारी वजारत ने भी मुख्तलिफ औकात के अंदर और मराहिल में उनको आज़ादी भी नहीं दी कंपनियों को सही तरीके से चलाने की। तो हम इन सब जो फॉल्ट्स हैं उनको ठीक करके अपने सेक्टर को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वेलकम बैक राजीन। बिजली के मसाइल पर बात हो रही है, गर्दिशी कर्जा हो, आईपीपीज हो, बिजली चोरी हो, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत में जितनी तबाही इस सेक्टर की वजह से और गलत फैसलों की वजह से आई, उस पर हम बार बार गुफ्तगू करते रहते हैं। इस वक्त वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार उवैस खान लगारी हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, एक तो ये जो बिजली चोरी आपने गिनवाई, ये पॉकेट्स हैं, लेकिन पूरे मुल्क में ये इशू है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ है और यहाँ नहीं है। पंजाब में भी है, केपी में भी है, बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है। कौन सी सूबाई हुकूमत जो है वो आपके साथ इस वक्त ताउन कर रही है और कौन सी नहीं कर रही? हुकूमत बलूचिस्तान में सीएम साहब ने हमारे साथ एक अग्रीमेंट बाकायदा इन राइटिंग साइन किया है, जहाँ 28,000 ट्यूबवेल जो एग्रीकल्चर के हैं, जिसका हमें तकरीबन सालाना 80 अरब रुपए के करीब का नुकसान होता है, वह बिजली ना सिर्फ चोरी होती है बल्कि बिल भी अदायगी नहीं होती। वहाँ हमने एक अग्रीमेंट किया है कि हम उन सब के अंदर शमसी तवानाई के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और उनको उनकी जो लाइंस हैं उनको हम काट देंगे, ट्रांसफार्मर्स को ख़त्म करेंगे। तो इससे आपका तकरीबन 60-70 अरब रुपए सालाना की आपके जो 600 अरब रुपए के करीब का हुजम है नुकसान का, उसमें 60-70 अरब रुपए की सेविंग होगी। ये बहुत बड़ा स्टेप है। ये 2-3 दिहाइयों से मुख्तलिफ हुकूमतें कोशिश करती रह गई हैं और शहबाज शरीफ साहब ने और सीएम जी बलूचिस्तान ने मिल के इसको हल किया है। और पावर डिवीज़न इस बात के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी 3 महीने के अंदर अंदर। बाकी जो सूबे हैं वहाँ कहीं कहीं एक्सपर्ट्स आते हैं, कोऑपरेशन होती है, फिर रिलैक्स हो जाते हैं। तो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करके एक मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ये अगले 2-3 साल एफर्ट करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत एक वाहिद इस इशू के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल। अच्छा सर, छोटा सा एक सवाल उसमें कि केपी के हवाले से, वहाँ पे चूंकि पीटीआई की गवर्नमेंट है, कुछ तल्ख वो भी हुए, बयानात का तबादला भी हुआ वज़ीर आला बलूचिस्तान का और यहाँ पे बैठे कुछ लोगों का, गवर्नर साहब से भी, और उन्हें गिला ये है कि 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती है। आपको गिला ये है कि लॉसेज हैं, बिजली चोरी है। अब वहाँ की क्या सिचुएशन है? अब तक उनका ताउन कैसे है और क्या मामला? कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले 2 हफ्ते के अंदर एक प्रोग्राम के ऊपर अमल किया है, उसका रिजल्ट कल परसों तक हमारे पास आ रहा है कि हमने जिन फीडर्स को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और उनकी अफसरशाही के साथ बैठ के कोऑर्डिनेट किया था, उन 2 हफ्तों में जहां हमने बिजली भी ईज़ ऑफ की ताकि लोग इनकरेज हो, वहाँ के अब इस वक्त क्या रिज़ल्ट है, उनकी मीटर रीडिंग्स वगैरह हम कल उसको टेबुलेट करेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा अगले 1-2 दिनों में कि उन 2 हफ्तों के पहले एफर्ट का क्या है। अभी मैं उसके ऊपर ख़ास कह नहीं सकता, लेकिन एक ख्वाहिश ज़रूर है उनकी तरफ से भी, क्योंकि अब उनको ये बात की एहसास हो चुका हुआ है कि बिजली चोरी के होते हुए उन इलाकों के अंदर बिजली दी नहीं जा सकती। मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मेरा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता इस चीज़ को। ठीक है। अच्छा लगाई साहब, दूसरा जो अहम मामला आईपीपीज वाला है, आईपीपीज से जान छुड़ानी है, मुआहदों से भी छुड़ानी है, लेकिन मुआहदे होते हैं। अब कुछ ट्विटर पर भी लोग बोल रहे हैं कि नहीं जी आप बस कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हमने देखा रेकॉर्ड एक में कितना नुकसान फिर पाकिस्तान को पहुंचा। इंटरनेशनल अदालतों में बात चली जाती है। क्या हल इसका क्या है और वे फॉरवर्ड, और खुसूसन इस इशू पर आपसे ज़रूर चाहूँगा कि इस पर आप बोलें। ट्विटर पे कई लोग, हालांकि बड़े जिम्मेवार लोग हैं, लेकिन बड़ी अनरिसर्च और जाहिलाना भी कभी कभी गुफ्तगू ट्विटर के ऊपर हो जाती है कई लोगों की तरफ से जो मामले को सही जानते नहीं हैं। और फैक्ट चेक होना चाहिए उस किस्म के ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर
मेरे अंदाजे में हजूर वाला इस वक्त उन 1994 के और 2002 की जो पॉलिसीज़ के अंदर IPPs आए थे, जो ज़्यादातर फर्नेस ऑयल प्लांट्स के थे, वो आजकल अगर हमारी खाते में लगे भी हुए हैं तो वो इतने महंगी है उनका तेल से बिजली पैदा करना कि वो कभी प्रोड्यूस ही नहीं होती। तो हम लोग बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर इस वक्त हैं। तकरीबन हमारी ये रीडिंग पूरी होने वाली है और शहबाज शरीफ साहब ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इस बात की एफ़र्ट को ड्राइव कर रहे हैं, हमारी मिनिस्ट्री को कह के और मुझे कह के, कि हम लोग इन जो फर्नेस ऑयल वाले प्लांट्स हैं इनका हिसाब किताब करके एक ही दफ़ा इनको फारिग करें अपने सिस्टम में से। सालाना तकरीबन 50 अरब रुपए की पेमेंट्स इन कंपनियों को की जाती है, जिसका मतलब है कि आपका फ़ी यूनिट, अगर 1 अरब यूनिट हमारे मुल्क में इस्तेमाल होता है, 50 पैसे फ़ी यूनिट का पूरे मुल्क का रेट कम हो सकता है अगर हम ये 50 अरब रुपए सालाना की पेमेंट उनको करना बंद कर दें। तो हम लोग इसी तरह 50 पैसे इधर, 2 रुपए उधर, 3 रुपए उधर, जो नुक्स आइडेंटिफाई किए हैं उनको ठीक करके इसी तरह रेट को इंशाल्लाह अगले 2-3 सालों के अंदर बहुत कमी की तरफ लेके आएंगे, जो मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का एक हमारा इलेक्शन का एक बाकायदा प्रॉमिस था लोगों से। दूसरी बात ये IPPs और किस किस्म के हैं, एक तो ये थे जो मैंने जिसका आपको बयान किया, ये तकरीबन को 8-8.5 हज़ार मेगावाट के करीब के प्लांट्स हैं जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, अब तो डीरेटेड कैपेसिटी कम हो गई है। इसके अलावा IPPs क्या हैं, इसके अलावा IPPs चाइनीज़ IPPs हैं जो आपके 3-4 कोल के इम्पोर्टेड बड़े प्लांट्स हैं। वो जो प्लांट्स हैं वो उनको हम लोकल कोल के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। उनकी एक कीमत थी, अक्सर कीमत उन्हीं प्लांट्स की है जी, कैपेसिटी पेमेंट। उन प्लांट्स को उसका जो कर्जा है उसको किस तरह रीप्रोफाइल करना है, उसका बोझ बजाय अगले 3-4 सालों के अंदर मुकम्मल आवाम के ऊपर जो आना है उसको हम आगे कितना फैला के कर सकते हैं ताकि आवाम को रिलीफ भी मिले और इसकी अदायगी आहिस्ता आहिस्ता हो जाए, जो चाइनीज़ कंपनीज़ के भी मुफाद में हो। इसके ऊपर पाकिस्तान की तारीख़ में अगर कोई काम हो रहा है तो आज हो रहा है। मैं अपनी जी वजारत के अपने इस काम के ऊपर फ़ख्र महसूस करता हूँ और आज तक पावर सेक्टर को किसी भी दौर के अंदर इतनी सीरियसली उसके ऊपर बातचीत और काम और मेहनत नहीं हुई होगी जो आज हो रही है। इसके समरात हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगले 1-2 साल में आवाम को हमारी मेहनत एक एक हमारे एक्शन के अंदर दिखाई देगी इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर। लगाई साहब, आखिर में बताइएगा कि एक कड़वी गोली, वो भी अपने बार बार हमने ये टर्मिनोलॉजी सुनी है, पिछले 3-4-5 सालों से यही IMF के एक ट्रैप में हम फंसे हुए हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, यूटिलिटी बिल्स बढ़ रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की बढ़ रही हैं। इस वक्त आप चूंकि काबीना के बड़े अहम वजीर हैं, बड़ा अहम पोर्टफोलियो है आपके पास, कितने अरसे में हुकूमत इस काबिल होगी कि कुछ ना कुछ रिलीफ आवाम को दे सके? चूँकि अभी हमने तो 3 साल के प्रोग्राम के लिए IMF के पास दोबारा प्रोग्राम में जाना है, तो इसका मतलब ये कि 3 साल तक हम किसी रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं होंगे आवाम को, खुसूसन बिजली के बिलों पर। देखिए सर, आवाम को बिजली के बिलों में तो बिजली के सिस्टम के अंदर ही बेहतरी ला के हम काफ़ी रिलीफ दे सकते हैं। और मैं आपको इस बात का यकीन दिलवाना भी चाहता हूँ कि अगर हमने जो इस्लाहात अपनी जिनकी निशानदेही कर ली है, अगर उन इस्लाहात के ऊपर अमल कर गए तो हम इंशाल्लाह अगले 1 से 2 साल में पाकिस्तान में बिजली की कीमतों को नीचे इंशाल्लाह जी कर जाएंगे। दूसरा, क्योंकि हम तकरीबन एम कर रहे हैं इस वक्त भी, मैं आपको बताऊं आदिल भाई, आज जितने भी 1 अरब यूनिट जो बिजली का पिछले साल में पूरा आज से 1 साल पहले से जो प्रोड्यूस हुआ, जो बना, वो तकरीबन कोई 60% से 70% वो यूनिट पाकिस्तानी या पानी से बना या पाकिस्तानी कोयले से बना या सोलर से बना या पाकिस्तानी फ्यूल से बना, पाकिस्तानी गैस से। बाहर की इम्पोर्टेड RLNG और इम्पोर्टेड कोयले के प्लांट्स जो थे वो नहीं चले इतने जितने उनको चलना चाहिए था। उनको भी हम कन्वर्ट अब करें लोकल थारकोल पे, तो आप इंशाल्लाह इस हुकूमत की इख्तिताम से पहले 3 से 4 साल के अंदर आप तकरीबन 95% बिजली
बगैर इंपोर्ट किए हुए फ्यूल से पैदा कर रहे होंगे, और ये हमारा टारगेट नंबर 1 है, और इसी को अचीव करने की हम कोशिश पिछले 3 महीने से करें, और इसी को हमारा अपना टारगेट है कि अचीव करके रखें। तो इसकी वजह से भी बिजली की कीमत काफ़ी कम होगी, जो चोरी है वो ख़त्म करेंगे, उससे भी कम होगी। और अगर कई लोगों का तो कई ये है कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन इंशाल्लाह हम कर गए तो उसकी वजह से जो आम आवाम को बेनिफिट होगा वो बहुत होगा। आपने एक जी टैक्सेस की बात की, मैं आपको बड़ी क्लियरली बताऊं, IMF हमें कीमतों को बढ़ाने का नहीं कहता। IMF कहता है कि जो जिसका बोझ है उसके ऊपर रखो और गरीब तरीन तबके को प्रोटेक्ट करो। प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी अवामी मोहब्बत और प्यार की वजह से, और हम एक सियासी जमात है, हमारा काम ही लोगों को रिलीफ देना है, ख़ास तौर पे उनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको टैक्सेस देने होंगे। मुझ जैसे लोगों को जितना टैक्स मैं देता हूँ उससे ज़्यादा देना होगा। हम जो अफोर्ड कर सकते हैं, हमें लोगों की और इस मुल्क की जिम्मेवारियों को संभालना होगा। अगर हमने ये चीज़ें ना की और हर एक अपने अपने टैक्स मेजर्स के ऊपर ये करता रहा, हाँ जी आपने बड़े अच्छे टैक्स के इकदाम किए, मेरे जो सेक्टर के ऊपर किए वो आपने सही नहीं किए। मेरे ख्याल में मैं वाली जो ये मामला है उससे हमें ज़रा बाहर निकल के एक रियलिस्टिकली और खुले दिल से जितना अफोर्ड कर सकते हैं वो टैक्सेस ज़रूर पे करने पड़ेंगे। उसके बगैर हम रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकेंगे, और रेवेन्यू के बगैर ममालिक चलते नहीं हैं। और मैं समझता हूँ जो सैलरीड क्लासेस हैं उनके अलावा वो ऑलरेडी बहुत बोझ उठा रहे हैं, उनके अलावा भी एग्रीकल्चर क्लास में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा है, वो उनको इनकम के मुताबिक पे करना चाहिए। आपके जो ट्रेडर्स हैं उनको भी अपनी इनकम के मुताबिक पे करना चाहिए, मुझे अपनी इनकम के मुताबिक पे करना चाहिए, रियल एस्टेट वालों को पे करना चाहिए, और डॉक्टर्स को, लॉयर्स को, हम जितने भी प्रोफेशनल क्लासेस हैं सैलरीड के अलावा, वो मेरे ख्याल में अपनी इनकम की जो टैक्स का जो शरह है वो हम बहुत कम पे करते हैं जितनी हमें पे करनी चाहिए उसके मुकाबले में। ठीक, सरदार उवैस खान लगारी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो। वेलकम बैक नाज़रीन। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया और जजेस मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें से मुतालिक केस पर चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने आज समाअत की, और समाअत के आगाज़ पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्टिकल 218 के तहत देखना है क्या इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी शफाफ तरीके से अदा की या नहीं की। उनका मजीद भी ये कहना था कि 2018 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती, लेकिन 3 मखसूस नशिस्तें उन्हें मिली क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो गए थे KP में। इलेक्शन कमीशन ने बाब से मुतालिक बेईमानी पर मबनी जवाब जमा कराया। उनके बकौल जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस मौके पर उनसे इस्तिफसार किया कि अगर कोई पार्टी बाकी सूबों में सीट ले और एक सूबे में ना ले तो क्या होगा। वकील ने जवाब दिया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने दीगर सूबों में सीट जीती लेकिन पुख्तूनख्वा में कोई सीट नहीं ली, उसके बावजूद उन्हें मखसूस नशिस्तें मिली। इलेक्शन कमीशन का रवैया जो है वो गैर शफाफ है। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कोई जनरल सीट नहीं, तो आपके दलाइल के मुताबिक मखसूस नशिस्त उन्हें कैसी मिल सकती हैं। इस पर उनके वकील ने कहा कि मखसूस नशिस्तें गैर मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल के मुताबिक नहीं दी जा सकती, जिन्हें आज़ाद कहा जा रहा है वो आज़ाद नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मजीद रिमार्क्स दिए कि आप अपने खिलाफ ही दलाइल दे रहे हैं। इस पर वकील ने जवाब दिया कि मैं आपको कायल नहीं कर सका, ये अलग बात है, लेकिन हमारा केस यही है जो दलाइल दे रहा हूं। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर इस्तिफसार किया कि क्या आपके दलाइल मानकर नशिस्तें PTI को दे सकते हैं। वकील ने उन्हें जवाब दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमान में मौजूद है, नशिस्तें मिलेंगी और मिलनी चाहिए। The points that you made so far are regarding. I am trying to show the disproportionality. जनरल सीट जीतने वाली पार्टीज को 30 सीटें मिल गई हैं। आपको तो 0 मिले ना, तो आपको फिर 0 मिलना चाहिए आपकी लॉजिक के हिसाब से। सर मैं डिस्प्रपोर्शनैलिटी देखें, ऐसे तो आर्ग्यू ना करें ना, आज तो आप अपने खिलाफ सारी बातें कर रहे हैं।
इस मौके पर जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि वोट और वोटर्स के हक पर कोई दलाइल नहीं दे रहा, इलेक्शन कमीशन अपनी नेकनियती साबित करने के लिए डेटा नहीं दे रहा, इंतखाबात के शफाफ हुए या नहीं, एक सियासी जुमात को इंतखाबी अमल से बाहर रखा गया, आर्टिकल 51 सियासी जुमातों के हुकूक यकीनी बनाता है, 2018 के इंतखाबात पर भी सवालात उठे, क्या वही कुछ दोबारा करने दें, क्योंकि 18 में भी सवालात इलेक्शन कमीशन पर ही उठे थे। 18 में जी PMLN के साथ वही हो रहा था जो आज PTI के साथ हो रहा है, and nobody speaks the truth. This is something known to everyone. Sir, I've written and that is how constitution should be interpreted, to uphold the democratic principles and the structure, and particularly the rights of those voters who have been मौके wronged. पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग आज़ाद नहीं हैं, इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जुमात तस्लीम किया है। जस्टिस जमाल मंदीखेल ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम के वक्त शायद सुन्नी इत्तेहाद वाले आज़ाद थे। वकील ने बताया कि मखसूस नशिस्तों के वक्त भी आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा बन चुके थे। PTI की खवातीन विंग की सदर कवल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड छुपा रहा है, इलेक्शन कमीशन की अदालत में जमा कराए गए दस्तावेजात काबिल एतबार नहीं, PTI नजरियाती का टिकट वापस भी ले लिया गया था, इलेक्शन कमीशन का जमा कराया गया रिकॉर्ड काबिल कबूल नहीं। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदीखेल ने रिमार्क्स दिए कि आपका मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ में होते हुए सुन्नी इत्तेहाद में जाना दुरुस्त है। इस मौके पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसले के जरिए आज़ाद करार दिया, आज़ाद करार पाने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल हो गई और सुप्रीम फुल बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने उम्मीद का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला देगी। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वो सीटें मिल सकती है रिजर्व जो उसकी जीते हुए सीटों के मुताबिक हो। किसी भी पार्टी को जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें देना डिस्प्रोपोर्शनेट है, यह आईन के रूह की खिलाफ वर्जी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में क्या कुछ होता रहा, दौरान समाअत जो रिमार्क्स आए उनको अगर देखते हुए कहा जाए कि क्या हो सकता है, आखिर में जजेस का फैसला जो है वो रिमार्क्स से हट कर भी हो सकता है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल्ला मोमन, जो कि इसको काफ़ी करीब से करते रहे हैं। अब्दुल्ला, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से? अच्छा, अब तो ये बड़ा अहम केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, फैसला महफूज हो चुका है। अब ये बताइएगा कि एक्सपेक्टेड क्या है कि कब तक फैसला आ जाएगा? आदिल सर थैंक यू। एक तो ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक तो ये कि इस केस ने पार्लियामेंट में मेजॉरिटी और 2/3 मेजॉरिटी को भी डिसाइड करना है, जबकि इसके साथ साथ अगर आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा में सीनेट के इलेक्शन भी जो है वो इस वजह से रुके हुए तो आज चूँकि इस केस में तकरीबन ये फुल कोर्ट थी और इसमें टोटल आज 8 समातें जो है वो मुकम्मल हो गई, जिसके बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज किया और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि वो मुशावरत के बाद जो है वो फ़ैसला देंगे। तो हमने इस पूरे केस में देखा कि जजेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड नज़र आए। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, जस्टिस जमाल खान मंदीखेल साहब जो है वो उसके रिमार्क्स बिल्कुल मुख्तलिफ थे, जस्टिस अतहर मिनल्ला के और जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो एक साइड के जजेस है वो इलेक्शन कमीशन पे एक डाउट का इजहार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसी वजह से एक पार्टी को जो है वो मखसूस नशिस्तों से महरूम किया गया, जबकि इसके साथ साथ कुछ जजेस जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था सिंबल के हवाले से उसकी तशरीह पर भी डाउट का इजहार कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और उनके हम ख्याल जजेस है जो ये देख रहे हैं कि अगर एक मखसूस नशिस्तें जो है वो दीगर सियासी जमातों को नहीं मिल सकती तो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है जिनने बतौर पार्लिमानी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा, क्योंकि उसकी जो सरबराह है हामिद रजा साहब उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, तो इसमें बहस ये है कि क्या सियासी जमात क्या पार्लिमानी जमात, इसमें इलेक्शन कमीशन के दलाइल भी जो है सामने आए। तो इस वक्त जो जुडिशरी है वो डिवाइडेड तो है, क्योंकि आज जिस तरह एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने नशिस्त नहीं जीती थी लेकिन उसको नशिस्त दी गई, लेकिन बाद में उसको याद दहानी कराई गई कि उन्होंने इलेक्शन में बतौरी जमात हिस्सा लिया था। फिर उन्होंने दूसरा आर्गूमेंट दिया कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो उसके आइन के अंदर नहीं है, जो मंशूर है कि कोई अक़लियत जो है वो पार्टी ज्वाइन कर सकता है अक़लियत से, जिस पर JUI ने वाज़ेह किया कि नहीं उसमें मिसप्रिंट हुई है।
तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने आज देखी, और ऐसा लग रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा ये इंतहाई डिवाइडेड फैसला है कि इसमें 3 ऑप्शन जो है ये तो बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि एक जमात जो है उसकी नशिस्तें अगर आप उठाए और दूसरी जमातों को दे, ऐसा पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है। जबकि दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसको लग रहा है कि नशिस्तें उसको मिलेंगी, लेकिन दूसरी अगर आप देखें जो टेक्निकलिटीज़ है ECP की जो लिस्टें हैं उसमें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो उतनी मजबूत नज़र नहीं आ रही। तो अब पावरफुल ओपिनियन यही है कि चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट इस केस को पार्लियामान भेज सकती है, क्या पार्लियामान ही उसका कोई रास्ता निकाले। अच्छा, बड़ा आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट का, यानी 2-3 ऑप्शंस जो हैं किस किस्म का फैसला आ सकता है, नशिस्तें मिलनी है, नशिस्तें नहीं मिलनी, और फिर ये भी हो सकता है कि चूंकि इससे 2/3 मेजॉरिटी डिसाइड होनी है तो पार्लियामान का चूंकि काम यही है और आइन में ऐसी तशरीह भी नहीं है तो ये पार्लियामान इस मामले को देख ले, तो ऐसी सूरत में चूंकि मेजॉरिटी जो है वो तो PTI की वहाँ पर नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है उसके बाद? देखिए, अब ये हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया है, क्योंकि हुकूमत ने आगे जाकर कानून साजी भी करनी है जिसके लिए उनको एक 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो ये जो नशिस्तें हैं वो फैसला करेगी कि किस तरफ जा रहा है। कुछ जो कानूनी माहिरीन है वो ये राय भी रखते हैं कि जिस तरह अब हाउस का स्ट्रेंथ जो है वो 336 है, मतलब फाटक की नशिस्तें अब निकाली गई है तो 336 है, तो अब पार्लियामान को कहा जाएगा कि आप हाउस के नए नंबर जो है अगर आइनी तौर पे कोई पॉसिबिलिटीज़ है तो अब हाउस कितने पे डिक्लेयर होगा और उसकी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो कितने पे डिक्लेयर होगी। तो ये, लेकिन अगेन पार्लियामान के अंदर आप देखें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। गुज़िश्ता जब से नई हुकूमत आई है पार्लियामान के अंदर कोई मुफस्सिल गुफ्तगू नहीं हुई है, क्योंकि अपोजिशन मुसलसल जो है वो शोर शराबा के, तो ऐसा नहीं लग रहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ जो है जिस तरह माजी में एक्सटेंशन सुबह पार्लियामान पे डाली गई, तो इस तरह अगर उस पर डाली गई तो ऐसा पॉसिबल लग नहीं रहा कि हुकूमत जो है वो कानून साजी के ज़रिए ही कोई फैसला कर पाएगी। और आखिर में अब्दुल्ला, ये फैसला भी तो आ सकता है कि ना PTI को मिले, ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, ना जिन अदर पार्टीज़ को मिली हैं नशिस्तें उनके पास भी नहीं जाएंगी और ये नशिस्तें खाली रहेंगी। ये बिल्कुल नशिस्तें खाली रहेंगी, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि पार्लियामान का नंबर कौन डिसाइड करेगा। कि अगर नशिस्तें खाली भी छोड़ दी जाए तो फिर पार्लियामान को कितने नंबर्स पे आप डिक्लेयर करोगे। इस वक्त चूँकि 336 है तो ये नशिस्तें निकाल कर फिर पार्लियामान कितने नंबर पे डिक्लेयर होगा, फिर 2/3 मेजॉरिटी का मसला है कि स्ट्रेंथ क्या है। तो ये सारे चैलेंजेस है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ जो है पार्लियामान के ऊपर डालनी है, फिर एक नया मसला पार्लियामान के अंदर खड़ा हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है। अब्दुल्ला मोमन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन फैसला जो भी आएगा मुअज़्ज़ज़ जज ने करना है, लेकिन बहुत ही अहम फैसला है जो कि आइंदा चंद दिनों में आ सकता है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर इसकी काफ़ी सारी इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी के नामजद अफसर को कौमी सलामती के मफाद के पेश नज़र शहरियों की फ़ोन कॉल्स या पैगामात को इंटरसेप्ट और ट्रेस करने की इजाज़त दे दी है। हसास इदारे को टेलीफोन कॉल्स या मैसेज में मुदाखलत और सुराग लगाने का इख्तियार मिल चुका है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी एक्ट 196 के तहत सेक्शन 54 के तहत ये इजाज़त दी गई है। इस हवाले से वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए हसास इदारे के नामजद अफसर को कॉल ट्रेस करने का इख्तियार देने की मंजूरी दी। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस ज़मीन में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक मुल्की कौमी सलामती के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया है कि जबकि ISI जिस अफसर को शहरियों की फ़ोन कॉल्स और पैगामात सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम नहीं होगा। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद PTA ने हुक्मनामे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। PTA ने तमाम मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स को नोटिफिकेशन की कॉपी जारी कर दी है। PTA ने तमाम लाइसेंस होल्डरों को नोटिफिकेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ये इकदाम इंसदाद दहशत गर्दी के इकदामात यकीनी बनाने के लिए किया गया, जबकि ये कानून पहले से मौजूद था।
अगर ये बुरा था उनके बकौल तो 6 हुकूमतें गुजरी, ख़त्म क्यों नहीं किया गया। आज़म नज़ीर तारड़ का मजीद कहना था कि आइन में शख्सी आज़ादी ख़त्म करने का सोचा भी नहीं जा सकता। 1996 का ये कानून है जिसको लागू किया गया। इस कानून के अंदर खुफिया एजेंसियाँ और इदारे ऑपरेट करती हैं। उन्होंने कहा कि कॉल ट्रेसिंग और जियो फेंसिंग से कई केसेस हल कर लिए गए हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत कई वाक़यात का सुराग, उनकी शहादत का सुराग इसी ज़रिए से मिला। उनके बकौल हुकूमत ने यह इकदाम काउंटर टेररिज्म को यकीनी बनाने के लिए किया ताकि गलत इस्तेमाल ना हो और लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए और कानून के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहें। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।